नीलगू पानी वाली वो झील बहुत खूबसूरत थी। इतराफ में सब्जे से ढकी हुई पहाड़ियाँ थीं। जिस जगह ऑटो रुका था वहाँ बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थीं और दूर तक खूबसूरत लॉन बने हुए थे। खाने पीने की अशिया के कई स्टॉल थे और चंद अच्छे रेस्टोरेंट भी थे। खुशकी की एक कुशादा पट्टी झील में अंदर तक चली गई थी। इस पट्टी पर भी खूबसूरत लॉन था और फूलों के पौधे भी थे। खुशकी की ये पट्टी जेटी के तौर पर भी इस्तेमाल होती थी। इसके अतराफ में कई कश्तियाँ नजर आ रही थीं। सयाहों की तफरीह के लिए कश्तियों का घाट कदरे हटकर था। झील के इस पार सरसब्ज पहाड़ी पर लातादाद कॉटेज और बंगले भी दिखाई दे रहे थे। मैं एक यूरोपीय जोड़े के करीब खड़ा हो गया। अधेड़ उम्र औरत खासी फराब अंदाम थी, जबकि इसका साथी दुबला पतला सा था। इसकी उम्र भी 50 के लगभग रही होगी। मर्द ने निक्कर और शर्ट पहन रखी थी, जबकि औरत गहले नीले रंग की पैंट और बगैर आस्तीन की धारीदार बुनियान पहने हुए थी। बुनियान का गला भी खासा फराग था। करीब से गुजरने वाले मर्द कम से कम 2-3 मरतबा मुड़कर इसकी तरफ ज़रूर देखते थे। मेरा इनके करीब रुकने का मकसद आंखें सेंकना नहीं था। मैं तो इनके करीब रहकर दूसरों को ये तासुर देना चाहता था कि मैं भी इन्हीं का साथी हूँ। इस तरह मैं शुबे से बच सकता था। मुझे अपनी इस मकसद में नाकामी नहीं हुई थी। मैंने इन्हें बातों में लगा लिया और इसके बाद मैं इनके साथ ही घूमता रहा। शाम ढलने लगी थी। झील पर रौनक कम होने लगी। लोग वापस जा रहे थे। वो अंग्रेज़ जोड़ा पार्किंग की तरफ बढ़ा तो मैं भी इनके साथ ही था। इनके पास किराए की कार थी और ड्राइवर भी मौजूद था। उन्होंने मुझे भी अपने साथ बिठा लिया। मैं राजस्थानी ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा था। ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए बार बार मुश्तबा नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। वाया आखिरकार वो खामोश न रह सका। तन्ने इन लोगों से कैसे दोस्ती गांठ ली। मैं सवेरे से इनके साथ हूँ। ये तो किसी को करीब ना आवत देवत हैं। ये गोरे अंग्रेज़ हैं, मैं काला अंग्रेज़ हूँ, इसलिए दोस्ती हो गई। मैंने मायने खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कहाँ से आए राहत हो? ड्राइवर ने कहा। मुंबई से, मैंने जवाब दिया। आज ही आया हूँ, 1-2 दिन रहूँगा। तफरीह के लिए अगर साथी मिल गए तो तुम्हें क्या एतराज़ है? मन ने कोई एतराज़ ना हुए भाया, पर इन तिलों में तेल नहीं, ड्राइवर ने कहा। वो मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मैं इसका मतलब समझ गया था। तुम गलत समझ रहे हो, मुझे इनसे कोई लालच नहीं। मैं तो ऐसे ही वक्त गुजारने के लिए मैंने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। झील पर इन दोनों सी बातों के दौरान मुझे पता चल गया था कि वो लोग डीलवारा रोड पर पैलेस होटल में ठहरे हुए हैं, लेकिन कार राजेंद्र मार्ग के शॉपिंग एरिया में पहुंचकर रुक गई। शाम हो चुकी थी और शहर की रोशनियां जगमगा रही थी। कार से उतरकर हम तीनों एक तरफ चलने लगे। मैंने एक बार मुड़कर देखा तो कार के करीब खड़ा हुआ राजस्थानी ड्राइवर अब भी मुश्तबा नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। एक मोड़ घूमते ही एक कॉफ़ी हाउस का बोर्ड देखकर हम रुक गए। मैंने इन दोनों को कॉफ़ी की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली और हम कॉफ़ी हाउस में दाखिल हो गए। हम कॉफ़ी हाउस में ज़्यादा देर नहीं बैठे। वो लोग शॉपिंग करना चाहते थे। बाजार में खासी चहल पहल थी। मैं कुछ दूर तक इनके साथ चला, फिर इनसे अलग हो गया। वो फरवाए अंदाम फिरंगी औरत हमारी इस मुलाकात पर बहुत खुश थी। इसने बताया वो कल का दिन यहाँ रहेंगे। होटल के कमरे का नंबर बताते हुए मुझे आने की दावत भी दी थी। मैं नागराज के बारे में अभी तक कोई हिकमत अमली तय नहीं कर सका था। ये तो मुझे मालूम था कि नागराज आदिनाथ के मंदिर में है, मगर इस तक पहुंचना आसान नहीं है। बेधड़क मंदिर में घुस जाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। मुझे किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जिसके ज़रिए मैं इस मंदिर के अंदरूनी हिस्से तक पहुंच सकूं, और मेरे ख्याल में ऐसा आदमी मरीना क्लब में ही मिल सकता है। मरीना क्लब अलका अग्निहोत्री के वफादार दुर्योधन की मलकियत थी, लेकिन मेरा दुर्योधन से कोई राब्ता करने का इरादा नहीं था। मैं फ़िलहाल इससे दूर ही रहना चाहता था। मरीना क्लब तलाश करने में मुझे ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। इमारत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मगर अंदर से क्लब कई हिस्सों में मुनक़सिम था। एक तरफ जुआ खाना था, दूसरी तरफ बार, और सामने वसी हॉल था जहाँ डांस प्रोग्राम भी होते थे। मैं इसी हॉल में आ गया। अभी शाम हुई थी। क्लब में खासी रौनक थी। मैं एक मेज़ पर बैठ गया। इसकी थोड़ी देर बाद 2 और लड़कियां वहां आकर बैठ गईं। वो आपस में किसी बात पर कहके लगा रही थीं। पहले तो उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी और फिर माजरत करने लगी। इनके लिबास, चेहरों के मेकअप और हर अंदाज से ये पता चल रहा था कि वो शिकारी औरतें हैं, और मुझे देखकर बाकायदा प्लानिंग के तहत यहाँ आई थीं। वो मुझसे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करने लगी और अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो गई। मैंने अपने लिए बियर और इनके लिए विस्की मंगवा ली। लाहौर में जब भी हीरोइन का धंधा करता था तो कभी कभार दोस्तों के साथ शराब भी पी लेता था, लेकिन इस वक्त मैंने बियर पर ही इक्तफा किया था, क्योंकि इससे नशा नहीं होता था। ठंडी बियर की चुस्कियाँ लेते हुए इनसे बातें करने के साथ साथ मैं इधर उधर देख भी रहा था, और मैंने ये बात नोट कर ली कि कम से कम 2 आदमी ऐसे हैं जो मुश्तबा नज़रों से मेरी तरफ देख रहे हैं। हाल की मेज़ें भरती जा रही थी और फिर मौसीकी का प्रोग्राम शुरू हो गया। पहले एक हेजड़ा नुमा नौजवान बुरी आवाज़ में गाने की कोशिश करता रहा। इसकी हरकतें भी हेजड़ों जैसी ही थीं। इसके बाद माइक एक लड़की ने ले लिया। इसके जिस्म पर लिबास बराए नाम था। इसका गाना शुरू होते ही एक रुकासा भी मैदान में आ गई। इसका लिबास गाने वाले से भी ज़्यादा मुख्तसर था।
वो मेज़ों के दरमियान थिरकने लगी। हमारी मेज़ पर एक और आदमी बैठ गया। मेरे साथ पहले से बैठी हुई लड़कियों में से एक इसे पटाने की कोशिश करने लगी, जबकि दूसरी मुझसे बातें करती रही। मैं अब भी मोहतात निगाहों से इधर उधर देखता रहा था और फिर दाखिली दरवाजे की तरफ नज़र उठते ही चौंक गया। एक मर्द और एक औरत अंदर दाखिल हुए थे। दराज कामत और कदरे भारी भरकम मर्द ने 3 पीस सूट पहन रखा था, लेकिन यह सूट इस पर बिल्कुल नहीं जच रहा था। इसकी शक्ल और सूरत से ही जाहिर हो रहा था कि इसका ताल्लुक इस सोसाइटी से नहीं है। कीमती लिबास पहन लेने से शक्ल तो नहीं बदली जाती। इसके साथ ही औरत को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। दराज कामत, भुरभुरा सुडोल जिस्म, मुख्तसर साज, सेलुलस ब्लाउज और खूबसूरत साड़ी नाफ से नीचे बंधी हुई थी। कमर पर सोने की एक चेन लिपटी हुई थी, जिसमें लगा हुआ लॉकेट नाफ की रेन ऊपर था और हरकत करती तो लॉकेट में जुड़ा हुआ नगीना जगमगा उठता। वो बेला थी, जिसे देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। बेला का और मेरा 3-4 दिन का साथ रहा था और इस दौरान वो जीन्स और शर्ट पहने हुए थी और इस अरसे के दौरान मैं इसके खूबसूरत जिस्म के नशीब फराज से खूब अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका था। लेकिन इस वक्त वो पहले से कहीं ज़्यादा हसीन लग रही थी। वो दोनों दरवाजे के करीब ही रुक गए थे। बेला मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देख रही थी। मैं बिल्कुल सामने के रुख पर बैठा हुआ था। बेला ही वो वाहिद हस्ती थी जो मेरी सूरत से आशना थी। मैंने इसकी नज़रों से बचने के लिए सर झुका लिया और सामने बैठी हुई लड़की से बातें करते हुए किनखियों से बेला की तरफ देखता भी रहा। वो दोनों हॉल में आकर एक मेज़ पर बैठ गए थे। बेला की पुश्त मेरी तरफ थी। मैं भी सीधा होकर बैठ गया। बड़ी अजीब सूरत हाल थी। अगर बेला मुझे देख लेती तो गड़बड़ हो सकती थी, लेकिन मैंने अपने आप को हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार कर लिया था। चंद मिनट बाद ही एक आदमी ने बेला के करीब झुककर सरगोशी की। बेला हॉल के दाएं तरफ जीने पर जा रही थी। मैं अपनी जगह पर बैठा इसे देखता रहा। वो ऊपर कुशादा बालकोनी पर जाकर बाएं तरफ मुड़ गई। ऊपर बालकोनी पर भी कुछ मेज़ें लगी हुई थी जहाँ लोग बैठे हुए थे। मैं अपना बिल अदा कर चुका था। चंद मिनट बाद मैंने इन शिकारी लड़कियों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए सीट छोड़ दी और जीने की तरफ बढ़ गया। जिन 2 आदमियों को मैंने शुरू ही में नोट किया था वो अब भी मुश्तबा नज़रों से मुझे दिख रहे थे। ऊपर जाकर मैंने सरसरी सी निगाहों से इधर उधर देखा और एक ऐसी मेज़ की तरफ बढ़ गया जहाँ पहले से ही एक जोड़ा बैठा हुआ था। मर्द ढेर उम्र और खासा भारी भरकम और बदसूरत था। वो कोई मावराई सेठ था जो सैर व तफरीह के लिए यहाँ आया हुआ था और वो लड़की इसे पटाने की कोशिश कर रही थी। वो आगे को इस तरह झुक कर बैठी हुई थी कि सामने बैठे हुए शख्स की नज़रें ब्लाउज़ के अंदर तक टटोल सकती थीं। मैं बेतकल्फ़ी से इस मेज़ के खाली कुर्सी पर बैठ गया। वो लड़की सीधी होकर बैठ गई। इसने बड़ी खूनखार नज़रों से मेरी तरफ देखा था, जबकि इस मावाड़ी सेठ के चेहरे पर तमानियत सी आ गई। इसने जल्दी से जेब से 100 रुपये का एक नोट निकाल कर लड़की के हाथ में थमा दिया और कुर्सी छोड़ दी। कौन हो तुम? लड़की ने मुझे घूरा। इस हरकत का मतलब मेरा शिकार हाथ से निकाल दिया। मुझे भी शिकार समझ लो ना डियर, मैंने कहा और मैंने जेब से 100 का एक नोट निकाल कर इसके हाथ में थमा दिया। इसे भी आना समझ लो, फिलहाल हम बातें करेंगे। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो साल ले चलूँगा। इस मावाड़ी सेठ के हाथ से निकल जाने से जो तुम्हारे नुकसान हुआ है इसकी तलाफ़ी कर दूंगा। वैसे वो शख्स मुझे पसंद नहीं आया था, तुम जैसी हसीन लड़की। और वो लड़की ने एक हल्का सा कहका लगाया और मेरा जुमला नामुकम्मल रह गया। बहुत बेबाक हो, अपनी हंसी ज़ब्त करते हुए बोली, और तुम शायद पहले ही ये अंदाज़ा लगाना चाहते हो कि मैं तुम्हारे मायार पर पूरा उतर सकती हूँ या नहीं। बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैंने जवाब दिया। शक्ल और सूरत में तो तुम लाखों में नहीं तो हज़ारों में एक ज़रूर हो, लेकिन मेरा टेस्ट सिर्फ शक्ल और सूरत और जिस्मानी खूबसूरती से नहीं। मैं इस लड़की को बातों से भी परखता हूँ, जिसे चंद घंटे मेरे साथ गुजारना हो। जाहिलाना बातें करने वाली लड़कियों से मुझे सख्त कोफ्त होती है, सारा मज़ा कुरकुरा हो जाता है। पहली मरतबा तुम जैसा बाज़ोक शख्स मिला है, तुम्हें मायूसी नहीं होगी, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसी उम्मीद है, मैंने कहा। तुम अपने गले में ये थैला क्यों लटकाए फिर रहे हो? इसने थैले की तरफ इशारा किया। दरअसल मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ और रिहाइश का भी बंदोबस्त नहीं किया, मैंने जवाब दिया। सैलानी आदमी हूँ, सैर व सियाहत का दिलदादा और देश देश की हसीनाओं से मुलाकात का शौकीन हूँ। पंजाब के शहर जलंधर से चला था, फिरता फिराता आज यहाँ पहुँच गया हूँ। यहाँ कब तक ठहरने का इरादा है? इसने पूछा। जब तक मूड होगा, वैसी अच्छी जगह है, हो सकता है चंद रोज़ टिक जाऊँ, लेकिन अभी तो पहले मुझे अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करना है, मैंने कहा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो, इसने पुरउम्मीद नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़े आराम से रहोगे। हाँ, इसका मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। इससे बातें करते हुए मैं इसकी तरफ भी देख रहा था जहाँ बेला गई थी। इस तरफ एक कुशादा रहदरी थी जिसमें आमने सामने कमरे थे। रहदरी के आखिर में ऊपर जाने के लिए जीना भी था और मेरा ख्याल
हॉल है, इसके साथ ही नीचे जाने के लिए भी रास्ता था। तकरीबन 15 मिनट बाद रहदरी के एक कमरे का दरवाज़ा खुला और बेला एक आदमी के साथ बरामद हुई। दरमियाने कद का वो आदमी सेहतमंद और घुटे हुए जिस्म का मालिक था। इसने सफ़ेद पैंट और ऑफ वाइट प्ले बॉय टी शर्ट पहन रखी थी, जूते भी सफ़ेद ही थे। इसका अपना रंग तांबे की रंग जैसा था, जैसे ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा कड़ी धूप में गुजारा हो। बाल करीब से तराशे हुए थे और जबड़ों की हड्डियां उभरी हुई थीं। गले में सोने की चैन वाला लॉकेट था जो शर्ट के ऊपर इसके सीने पर झूल रहा था। एक कान में भी सोने की बाली चमक रही थी। ये कौन है? मैंने अपने साथ बैठी हुई लड़की से पूछा। अंदाज कुछ ऐसा था कि उसे शुबा न हो। दुर्योधन लड़की ने जवाब दिया, इस क्लब का मालिक, 10 हरामियों की मुश्तरका औलाद, नागराज का चमचा। मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। लड़की का लहजा सरगोशियाना था। इसने जिस अंदाज में दुर्योधन का तारुफ करवाया था, इससे मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि इसे दुर्योधन और नागराज के नाम से भी नफरत थी। कोई चोट खा चुकी थी शायद। और इसके साथ ये सुंदरी कौन है? मैंने पूछा। दुर्योधन और बेला कमरे से निकलने के बाद रहदरी में ही खड़े होकर बातें करने लगे थे। बेला का रुख दूसरी तरफ था। ये सुंदरी नहीं, नागिन है, नागिन। लड़की के लहजे में शदीद नफरत थी। नागराज से ज़्यादा जहरीली, पता नहीं अब तक कितने घरों को बर्बाद कर चुकी है। दुर्योधन और बेला की बातें ख़त्म हो गई। दुर्योधन तो नीचे हॉल की तरफ चला गया और बेला रहदरी में मुखालिफ सिमत में जा रही थी। मेरा ख्याल था कि वो ऊपर वाले जीने की तरफ जाएगी, लेकिन वही जीने से पहले ही बाएं तरफ मुड़ गई। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ रहती हो? मैंने लड़की की तरफ देखते हुए पूछा। और एक रात की कितनी फ़ीस लेती हो? मेरा नाम छमिया है, इसने जवाब दिया। बस स्टैंड के पश्चिम की तरफ भीम नगर स्ट्रीट पर रहती हूँ, कॉटेज नंबर 215। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली, मेरी फ़ीस ग्राहक की जेब पर डिपेंड करती है। वैसे 500 रुपये में बात हो सकती है। मैंने जेब से 500 का नोट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम यहाँ से सीधी अपने कॉटेज जाओगी। आज की रात तुम्हारे साथ और कोई नहीं होना चाहिए, मेरा इंतज़ार करना। वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगी, लेकिन मैं अपनी सीट छोड़ चुका था। किसी उजलत का मुजाहरा किए बगैर मैं राहदरी में चलता हुआ आखिर में पहुंच गया। बाएं तरफ नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी। बेला इस तरफ गई थी। ये इस क्लब का अकबी जीना था। जीने के इख्तिताम पर रहदरी थी, जिसमें शायद किचन भी था। अनवाओ इकसाम के खानों की इश्तहा अंगेज खुशबू आ रही थी। ऐसी रहदरी आगे क्लब के हॉल की तरफ चली गई थी। मैंने हॉल वाली सीमत में देखा, फिर अचानक ये ख्याल आया कि बेला को अगर हॉल में जाना होता तो इस जीने से ना आती। मैं दूसरी तरफ मुड़ गया। चंद कदम आगे ये रहदरी दाएं तरफ मुड़ गई और सामने ही समारत की अकबी दरवाज़ा था। यहाँ मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था। दरवाज़ा लॉक या बोल्ट नहीं था। मैंने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका और फिर मेरे होंठों पर खफीफ से मुस्कुराहट आ गई। अकब में एक तंग सी गली थी और बेला इस गली में दाएं तरफ जा रही थी। वो तकरीबन 50 गज आगे जा चुकी थी। मैं दरवाजे से बाहर आ गया और आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ चलने लगा। बेला एक और कुशादा गली में घूम गई। ये रिहायशी इलाका था। दाएं बाएं बड़े बड़े आलीशान बंगले थे। लोगों की आमदोरफ्त भी जारी थी। मेरा ख्याल था कि बेला को ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो इन गलियों में चलती हुई क्लब से तकरीबन 1 मील दूर निकल आई थी। और अब वो ऐसे इलाके में थी जहाँ एक दूसरे से खासे फासले पर कॉटेज बने हुए थे। बेला एक कॉटेज के सामने रुक गई। मैं भी एक दरख्त के नीचे रुक गया और बेला की तरफ देखने लगा। वो कॉटेज तारीकी में डूबा हुआ था और फिर ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी आहिनी दरवाजे का कुंडा हटाया गया हो। मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि बेला ने अपने पर्स में से चाबी निकाल कर कॉटेज का दरवाज़ा खोला था। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी और इसके 2 मिनट बाद कॉटेज में रोशनी हो गई। मैं चलने में अपनी जगह खड़ा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। कॉटेज के करीब पहुँचकर मैं रुक गया। दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला, वो अंदर से बंद था। मैं इधर उधर देखने लगा। कंपाउंड वॉल 5-6 फीट से ज़्यादा ऊंची नहीं थी। पत्थरों से बनी हुई इस दीवार पर किसी किस्म का प्लास्टर नहीं था। मुझे ऊपर चढ़ने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई और मैं बड़ी आहिस्तगी से दूसरी तरफ कूद गया। तकरीबन 20 फीट आगे बरामदा था जिसका दरवाज़ा बंद था। ये डबल पट का दरवाज़ा था और ऊपर के हिस्से पर नीले रंग के शीशे लगे हुए थे। अंदर रोशनी हो रही थी। मैंने दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला मगर अंदर से कुंडा लगा हुआ था। मैंने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और दरवाजे पर आहिस्तगी से एक मरतबा हाथ मार दिया। धब की हल्की सी आवाज़ उभरी और मेरा अंदाज़ा था कि बेला ने आवाज़ सुन ली होगी और वो मालूम करने के लिए दरवाज़ा ज़रूर खोलेगी। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। चंद सेकंड्स बाद ही कुंडा हटाए जाने की आवाज़ सुनाई दी और दरवाज़ा खुल गया। मैं दरवाजे के सामने खड़ा था। अंदर से आने वाली रोशनी बराह रास्त मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। रिवॉल्वर मेरे हाथ में था जिसका रुख बेला के सीने की तरफ था। मेरी सूरत देखते ही बेला की आंखें खौफ और दहशत से फैलती चली गईं। इसने शायद दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की थी मगर मैंने उल्टे हाथ से ज़ोरदार धक्का दिया तो वो चीखती हुई लड़खड़ा कर पुश्त की बल गिरी। मैंने फुर्ती से दरवाज़ा बंद कर दिया और आगे बढ़कर बेला के सीने पर पैर रख दिया जो उठने की कोशिश कर रही थी। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें चींटी की तरह मसल दूँ मगर तुम्हारी मौत इस कदर आसान नहीं होगी। मेरे हलक से भेड़िए जैसी गुर्राहट निकली। मेरे बाजू का ये जख्म अब
भी हरा है और तकलीफ़ भी दे रहा है। मैं इस ज़ख्म से टपकने वाले खून के एक एक कतरे का हिसाब लूँगा, तुमसे और तुम्हारे इस कदर घंटाल नागराज से। इसके जिस्म का सारा जहर तो मैं इस तरह निकाल दूँगा कि अगर कभी चींटी भी इसे काट ले तो तड़प तड़प कर ख़त्म हो जाएगा। तुम इसके मुँह से बमुश्किल आवाज़ निकल सकी। मैं तो समझी थी कि तुम इस शहर से जा चुके हो, लेकिन किसी को इस बात का यकीन नहीं, क्योंकि कई रोज़ गुजरने के बाद भी मेरी तलाश जारी है और न जाने मेरे शूबे में कितने बेगुनाहों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया होगा। लेकिन देख लो, नागराज के आदमी शिकारी कुत्तों की तरह पूरे शहर में मेरी बू सूंघते फिर रहे हैं। अगर मैं चाहता तो बड़ी आसानी से यहाँ से निकल भी सकता था, मगर मैं सिर्फ यहाँ मौजूद हूँ, बल्कि ज़िंदा और सलामत भी हूँ। मैं यहाँ से इस वक्त तक नहीं जाऊँगा जब तक नागराज का तिया पांचा न कर दूँ। मैं जानता हूँ इस एक आदमी के ख़त्म हो जाने से मेरे वतन के ख़िलाफ़ साजिशों का सिलसिला ख़त्म तो नहीं होगा, मगर तुम्हारी हुकूमत को ऐसा धचका ज़रूर लगेगा कि आइंदा बेगुनाहों के खिलाफ ऐसी कोई साजिश तैयार करने के लिए उन्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। ये खुशफहमी है तुम्हारी, वैला ने कहा। तुम नागराज का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे और तुम भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ से निकलने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बहुत खूब, मैंने कहा। उस रोज़ तो तुम भारतीय नारी बन गई थी जो अपने देश के लिए अपनी इज्जत और अपनी जान की बलि भी दे सकती है, लेकिन अब क्या हुआ? देश के दुश्मन की मदद करके गद्दारी क्यों कर रही हो? इस दिन मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी मजबूरी थी, वैला कराही। 2-3 दिन तुमसे दोस्ती भी रह चुकी है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। दोस्ती? मैंने इसके सीने पर पैर का दबाव बढ़ाया। वो करा उठी और दोनों हाथों से मेरे पैर को सीने पर से हटाने की कोशिश करने लगी। मुझे हैरत है कि तुम दोस्ती की बात कर रही हो, सिर्फ 2-3 दिन की दोस्ती। तुम्हारे पुरुख हिंदू बुनिए तो दोस्ती के सदियों पुराने रिश्तों को याद नहीं रख सकते। मैंने सन 47 में पाकिस्तान बनते हुए नहीं देखा था, मगर तारीख तो पढ़ी है। हिंदुओं ने पाकिस्तान का नाम लेने वालों के साथ क्या कुछ नहीं किया। अरे तुम लोगों ने तो आज तक पाकिस्तान को दिल से कबूल ही नहीं किया। इसे तबाह करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते तुम लोग, मगर हर मर्तबा तुम ही लोगों को जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ती है। तुम्हारा ताल्लुक तो इस कौम से है जो दोस्ती की आड़ में पीठ में चुरा घूमते हैं, और तुम दोस्ती की बात कर रही हो। सिर्फ 2 दिन की दोस्ती? नहीं बेला डियर, वो दोस्ती नहीं, तुम्हारी मजबूरी थी जिसके लिए तुमने अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं की। वैसे मैं एक बात की दाद जरूर दूंगा, तुम वाकई ज़हीन हो। किस कदर खूबसूरती से मुझे यहाँ लाकर प्लेट में सजाकर नागराज के सामने पेश कर दिया था, मगर तुम्हारे वो आदमी ही बौदे निकले जो मुझे काबू में न रख सके और आज तक मुझे तलाश भी नहीं कर सके, हालांकि मैं इसी शहर में मौजूद हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, मेरा विश्वास करो ना जी, बेला ने कराहते हुए कहा। इस वक्त मुझे मालूम था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम निकल जाते तो वो लोग मुझे भी जिंदा न छोड़ते, लेकिन अब कोई नहीं जानता कि हम दोबारा मिले हैं। मैं तुम्हें आराम से यहाँ से निकाल दूंगी। इस शहर से निकलने में मुझे कोई रुकावट नहीं है, लेकिन अब मैं यहाँ रहना चाहता हूँ तुम्हारे नागराज से 2-2 हाथ करने के लिए। मैंने बचपन में अपने गांव के करीब खेतों में एक सांप मारा था। दरअसल वो सांप पूरी तरह मरा नहीं था, मैं इसे एक लकड़ी पर लटकाए पूरे गांव में घुमाता रहा था और आखिर में इसका सर कुचल दिया था, और फिर मुझे सांपों से खेलने का शौक पैदा हो रहा था। अब मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगा कि इस नाग में कितना जहर है जो जहरीले सांपों का झूठा दूध पीता है। नागराज जैसे आदमी से दुश्मनी मोल लेकर तुम जिंदा नहीं रह सकोगे। मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ और ये पैर हटाओ, मुझे तकलीफ हो रही है। ओ, तुम्हें तकलीफ का एहसास हो रहा है? मैंने पैर हटाने के बजाय दबाव डाल दिया। वो एक बार फिर करा उठी। जब लोगों को जख्मों से चूर करके इन्हें सड़कों पर फेंक दिया जाता है तो इस वक्त तुम लोगों को एहसास नहीं होता कि इन्हें भी तकलीफ होती होगी। अभी तो मैंने पैर का हल्का बोझ डाला है, जब तुम्हारे इस खूबसूरत शरीर की बोटियां काटूंगा तो इस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा। बेला की आंखें एक बार फिर दहशत से फैल गईं। मैं चंद लम्हे इसकी तरफ देखता रहा, फिर पैर हटा लिया। वो उठकर खड़ी हो गई और एक हाथ से सीना सहलाने लगी। इसकी साड़ी का पल्लू नीचे लटका हुआ था, लेकिन इसे शायद इसकी परवाह नहीं थी। दरियोतन कौन है? मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए अचानक ही सवाल किया। वो उछल पड़ी। इसके चेहरे पर एक रंग सा कर गुजर गया। तुम इसके बारे में क्या जानते हो? दहशत ज़दा से लहजे में बोली। मैं और भी बहुत से लोगों के बारे में जानता हूँ, मसलन पुलिस इंस्पेक्टर रणवीर सिंह, जो अपना फर्ज और जिम्मेदारियां भुलाकर नागराज के इशारों पर नाच रहा है। ओ, बहुत जानकारी है तुम्हें। इसके लहजे में हैरत थी। बहुत सी जानकारी मैं तुमसे भी लेना चाहता हूँ, मैंने कहा और इधर उधर देखने लगा। इस कमरे में 2-3 कुर्सियां और एक तपाई के अलावा और कुछ नहीं था। ये किसका कॉटेज है? कौन रहता है यहाँ? मेरा कॉटेज है, अकेली रहती हूँ, बेला ने जवाब दिया। मैं ज़रा ये कॉटेज देखना चाहता हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मैंने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ मैं दिखाती हूँ, बेला ने कहा। मेरे रवैये की तब्दीली से इसका भी कुछ हौसला बढ़ा था और इसका खौफ भी बड़ी हद तक कम हो गया था। वो मुझे कॉटेज दिखाने लगी। 4 कमरे थे, एक नशिस्तगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था, एक कॉमन रूम और 2 बेडरूम थे। वो एक बेडरूम में रुक गई। वो मुझे बातों में बहलाने की कोशिश कर रही थी। इसका ख्याल था कि मैं इसकी पेशकश कबूल कर लूँ और यहाँ से भाग जाऊँ, और फिर अचानक ही इसने मेरे रिवॉल्वर वाले हाथ पर झपटा मार दिया। मुझे
से किसी इक़दाम की तवक्का नहीं थी। वो तो अपने मकसद में कामयाब न हो सकी, अलबत्ता मेरे उल्टे हाथ का भरपूर थप्पड़ इसके मुंह पर लगा और वो चीखती हुई पुश्त के बल बेड पर गिर गई। अभी तुम दोस्ती के दावे कर रही थी। मैंने इसे बालों से पकड़ कर खींच लिया। सांप सांप ही होता है, इसे दूध पिला पिला कर पाला जाए तो भी वो डसने से बाज नहीं आता। मैं इसके बालों को झटके दे रहा था और वो कराह रही थी, और फिर इसने मौका पाकर मेरी टांगों के बीच में जोरदार घोंसा मार दिया। ज़रब जोरदार लगी थी, मैं करा उठा। मेरे संभलने से पहले इसने एक और ज़रब लगाई। इसके बाल मेरे हाथ से छूट गए और मैं दोहरा हो गया। बेला तेजी से उठ गई। इसने घुटने से मेरे मुंह पर ज़रब लगाई। मैं उलट कर बेड से नीचे गिर गया। बेला भी मेरे ऊपर छलांग लगा दी और मेरे हाथ से रिवॉल्वर छीनने की कोशिश करने लगी। मैं इस दौरान अपने आप को संभाल चुका था। मैं जानता था कि अगर रिवॉल्वर इसके हाथ में आ गया तो वो मेरी खोपड़ी उड़ाने में एक लम्हे की भी देर नहीं लगाएगी। इस कश्मकश में रिवॉल्वर का ट्रिगर दब गया। गोली मेरे सर के करीब से गुजर गई। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।